हेलो, गुड मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू द स्टार्ट द टॉपिक राज्य की पैरा डिप्लोमेसी। आप जानते हैं कि राज्य का जो अलग अलग तरह का डिप्लोमेसी होता है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो कि बड़ी बात इसमें ये आ रहा है कि राज्य की पैरा डिप्लोमेसी के ऊपर पर आमने सामने के बाद विदेशी आर्थिक स्थिति, कहने का मतलब आर्थिक जो नीति जो था विदेश के जो राज्य का जो डिप्लोमेटिक था वो सबका अलग अलग ढंग से था। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ समय के बाद केंद्र सरकार एकाधिकार के लिए या आर्थिक वैश्वीकरण के राज्य के लिए यह संभव बना दिया ताकि विदेश के लिए निवेशकों को कानून तौर पर यह संवाद भले ही न कर सके, ताकि आप जानते हैं कि मगर वास्तविकता अर्थ में बातचीत की कर ही सकते हैं। अगर किसी भी मुद्दे हो, अगर वह कोई भी आर्थिक स्थिति और वैश्विक महामारी में, अगर आप उसके बात तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए इस तरह का कानून को लाया गया है, ताकि आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि मगर वास्तविकता का यह अर्थ है कि बातचीत कर सकते हैं, लेकिन विदेशी में निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों को इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए इसकी पहल से कुछ राज्य के केंद्र तथा आर्थिक निर्भरता पर कम हुई है। आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि आर्थिक विकास की मदद मिलती है ताकि विदेशी निवेशकों को गुजरात के निवेश की मदद करने के लिए 2014 में अमेरिका, चीन और जापान में स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय डेस्क के खोलने का गुजरात सरकार का फैसला सीधे तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकृष्ट करने का किसी राज्य सरकार का शायद पहला प्रयास था। आप जानते हैं कि पहला जो राज्य था वो गुजरात है, जो कि वह अपना अंतर्राष्ट्रीय डेस्क खोलने के लिए सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के ऊपर विश्वास था। लेकिन हुआ क्या, इसमें 2014 में अमेरिका, चीन और जापान, इसे 3 अंतर्राष्ट्रीय डेस्क पर खोलने की उनको बहुत बड़ी तैयारी था। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि आप जानते हैं कि इसे प्रयास संप्रभुता या देश की सुरक्षा के मुद्दे उठा सकते हैं, क्योंकि भारत चारों ओर से पड़ोसी से घिरा हुआ है, जिसमें कि ज्यादातर भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टि रखते हैं। और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत के प्रति अलग अलग तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। जबकि सुरक्षा के हित से अगर मैं बात करूं तो इसमें अर्थव्यवस्था को अधिक खोलने की मांग के साथ तालमेल करने की चुनौती हमारे सामने है। बात सही है, हमारे पास जो भारत में है वो अगर चुनौती तो पड़ोसी देश से आई है और तालमेल मुझे बैठाने की आवश्यकता है। लेकिन इसीलिए केंद्र की भूमिका अधिक जिम्मेदारी वाली है, जटिल है, क्योंकि विदेशी संस्थाओं को इसे केंद्र सरकार वक्त प्रस्ताव की कोनों में जांच की जाती है। इससे यह देखा जाता है कि लाइसेंस के बढ़ते मामलों को कारोबार या सरकारी खजाने में होने वाले मुनाफे का ही विचार नहीं होता। जबकि हालांकि आपको बात यह ध्यान होना चाहिए कि जटिलता की सराहना नहीं की जा सकती है। अक्सर आप जानते हो कि सरकार ऐसे कर सकता है जहाँ की केंद्र सरकार के क्षेत्र के अधिकार हस्तक्षेप कर रहा है। आपको यह भी जानकारी होना है कि केंद्र को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होता है ताकि राज्य के रवैये को बावजूद अधिकार या सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 256, आप ध्यान कर लेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसके अनुसार राज्य के जरूरी है कि वे अपने कार्यपालक शक्तियों का भी प्रयोग करते हुए संसद द्वारा बनाए गए कानून और उसे लागू होने में इसे मौजूदा कानूनों का अमल सुनिश्चित करे। कहने का मतलब कि राज्य सरकार अगर संसद में कोई भी कानून बनाती है कि संसद में पार्लियामेंट, तो उसमें जो बनाया गया कानून है उसको अनुच्छेद 256 के अनुसार उसे लागू करने की भी एक सुनिश्चित करे। ताकि अगर आप इस बात को ध्यान करेंगे कि राज्य सरकार ऐसा करने में असफल रहती है हमेशा, क्योंकि उस पर ध्यान देती नहीं है राज्य सरकार, लेकिन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके राज्य की ऐसे निर्देशक दे सकता है जो भारत सरकार जरूरी समझती है। कार्यपालिका का जो होता है उससे जरिए देख करके वो राज्य सरकार को बहुत बड़ी चुनौती भी दे देती है और वो डायरेक्ट भारत सरकार को जरूरी समझती है। लेकिन राष्ट्रपति संविधान अनुच्छेद 356, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति संविधान के 356 अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 365 का संज्ञान लेने के पहले राष्ट्रपति राज्य शासन लागू कर सकते हैं।
कहने का मतलब यह है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जबकि उन्हें भारतीय संविधान में 356 के तहत या उन्हें 365 के तहत संज्ञान मतलब वो जांच पड़ताल करना पड़ेगा उनको, उसके बाद तब जाकर के राष्ट्रपति शासन लागू होता है। इसके अनुसार मद्देनजर रखते हुए निवेश केंद्र के निवेशों के निर्देशों के अनुसार किसी भी कानून को लागू करने से इनकार करते हैं। वही अगर बात कर लेंगे SI बॉम्बई बनाम भारत संघ ने भी स्पष्ट करके उभर कर सामने आई है कि भारत के संघवाद को निर्णायक स्वरूप प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब कि भारत जो है ना, भारत को वह अपने भारतीय संघ में स्पष्ट कर दिया है, दिखाई पड़ता है कि वह संघवाद को निर्णायक ढंग से रूप से वह चला सकता है। अगली बात देखिए, निष्कर्ष क्या होगा, आगे का रास्ता। अगले टॉपिक है डियर मास्टर, आगे का रास्ता। आगे का रास्ता ऐसा होता है कि भारत के वैश्विक विशाल की विविधताओं वाले देश की संघवाद के 6 स्तंभ होते हैं। पहले मैंने आपको पहले हेडिंग में भी इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। हेडिंग में यह था कि भारत के जो राज्य के जो स्तंभ जो होते हैं वो 6 स्तंभ होते हैं। स्वायत्ता, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीय के बीच उचित संतुलन बनाना आवश्यक है। और धूर राजनीतिक केंद्रीकरण या अव्यक्त स्थिति राजनीतिक विकेंद्रीकरण जैसे दो भारतीय संघवाद की कमजोर कर सकता है। भारत का जो राजनीतिक है, जो इसके कौन सी ऐसे बात है, पिलर है जो कि वो कमजोर कर सकता है। एक का नाम है राजनीतिक केंद्रीयकरण या अभिव्यक्ति राजनीति विकेंद्रीय। ये दोनों ऐसे हैं जो कि भारत के संघवाद को कमजोर कर सकता है। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ आपको कि इसे उचित संतुलन कायम करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के लिए इस स्वायत्ता पर एक सीमा से अधिक दबाव डालने की रोकने के साथ साथ राज्य को ऐसी दिशा निर्देश भटकने से रोका जा सकता है, जाकि आपको एक बार भी ध्यान होगा, राष्ट्र की एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगर कोई भी राज्य अपने मर्जी से काम करता है हर तरह का चीज, तो ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी खतरा हो जाएगा, क्योंकि उस पर केंद्र सरकार का पावर रहेगा ही नहीं, तो वह अपना मर्जी से करेगा। इसीलिए केंद्र सरकार को ऐसा पावर दिया था वो सभी राज्य को वह देख चले। संघ मतलब भारत से ही रहेगा उसी में। थैंक यू।